नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इलेक्शन कैफ़े। आज हम बात करेंगे बिहार की। बिहार से सुबह सुबह दो खबरें आई। एक खबर तो आई जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक ट्वीट किया। उन्होंने बिहार वासियों को ये बताया कि अब से 125 यूनिट जो बिजली होगी उपभोक्ताओं को वो फ्री मिलेगी। तो एक उन्होंने बड़ा इलेक्शन से पहले चुनावी दांव चला है। लेकिन उसके साथ ही एक दूसरी खबर आई है। वो खबर ये थी कि बिहार के पटना में एक निजी हॉस्पिटल में, एक पॉश प्राइवेट बड़े अस्पताल में, एक चंदन मिश्रा नाम के एक व्यक्ति जो कि अपराधी माने जाते हैं और उनके खिलाफ कई मुकदमे हैं, 10 हत्या के मुकदमे हैं। वो पैरोल पे बाहर थे और इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट थे। 5 लोग आते हैं और 30 सेकंड के अंदर उनको गोलियों से मार करके चले जाते हैं। पिछले 10-15 दिन में ऐसे बहुत दर्जनों मामले आ चुके हैं मर्डर के, जिसको लेकर के बहुत बिहार में सियासत गरमाई हुई है। हम इस दोनों मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ पैनल में आज हैं सुमित सर, विचित सर, शादाब जी और संजय सर। संजय सर, पहली ही टिप्पणी कि एक बड़ी घोषणा हुई चुनावी, लेकिन खबर उस पर पहले वो उठती, उसके पहले एक दूसरी खबर आ गई मर्डर की, दिन दहाड़े। और जिस तरह से ये मर्डर हुआ, 5 लोग आते हैं, पारस हॉस्पिटल वहाँ का एक बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें 5 लोग घुस के मार के चले जाते हैं, पता नहीं चलता। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने गोपाल खेमका के हत्या के दिन इस बात पे जिक्र किया था कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है। गोपाल खेमका और अभी जो आप बता रहे हैं, जो पैरोल पे बाहर थे और उनके खिलाफ क्या किस तरह के मामले थे, तो दोनों में थोड़ा सा ये भी ज़रूरी है दर्शकों को जानना कि किनकी अस्पताल में घुस करके इस तरह की नृशंस हत्या हो गई। पारस अस्पताल अगर आप जाएंगे तो अगर कोई एडमिटेड है तो पारस में आपको घुसने नहीं देते। कई बार मतलब मेरा अपना खुद का अनुभव है कि फ्रस्ट्रेशन आप फील करते हैं कि कोई फैमिली का है, वो आया और फिर उसको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है गेट पे। मतलब जो कई माने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये है कि आपका हेल्पलेसनेस जो है, क्योंकि वहाँ पे जो गार्ड खड़ा है वो बड़ा ही एम्पावर्ड हो करके या जिस तरह से वो बात करते हैं, एक तो जो भी वो अंदर गया। अब ये कोई ऐसी रंजिश रही होगी या हो सकती है कि जिसमें कि उनके कोई विक्टिम हो, मतलब मुझे नहीं पता, क्योंकि आप जो बता रहे हैं कि 10 हत्याओं का मामला था, बीच में पैरोल पे बाहर। मैंने ये मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले पढ़ा, बताया जा रहा है उनके जो पुराने साथी थे शेरू गैंग, उसका भी हाथ हो सकता है, ऐसी भी खबरें आ रही जो हैं। भी है, तो ये उस पर ही सवाल उठ रहे हैं। वहीं जो ये है कि मान लीजिए कोई गैंगवार वाली चीज़ हो जाती है और कोई इस तरह की चीज़ है, तो उसको देखने का एक अलग नज़रिया होता है। लेकिन सर, लोगों एक के बीच इतने में बड़े perception अस्पताल में घुस के मारना सवाल वो भी तो है। नहीं, अस्पताल में घुस के मारना बहुत गलत चीज़ है, लेकिन ये अस्पताल की अपनी भी एक सुरक्षा वहाँ पे होती है। उस सुरक्षा वाले को भी बुलाया जा रहा है। इस पे एकदम से मतलब वो चस्पा कर देना मेरे ख्याल में, क्योंकि इस तरह की रंजिश पे अगर कोई चीज़ होती है तो कई बार थोड़ा मुश्किल होता है प्रशासन के लिए। वो उसको एक्ट या मतलब प्रशासन अपना काम करेगा, लेकिन जो गैंग वॉर वाली चीज़ होती है, किसी कोई बिल्कुल वो अंत में अंदर से उलझा हुआ हो, किसी चीज़ का उसको रोष हो, कोई ऐसी चीज़ हो जाए, तो आप उसको सामान्य जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। दूसरा चीज़ जो आपने उसका कहा था, चूँकि इस पर थोड़ी बात हो गई तो लंबी हो गई, बिजली वाला। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि इस तरह की घोषणाएं किसी भी राज्य में नहीं होनी चाहिए। 125 यूनिट या 250 यूनिट, दिल्ली से एक ये बीमारी शुरू हुई जो देश भर में धीरे धीरे करके ये फैल गई। सवाल ये है कि वो पैसे कहाँ से आते हैं? हमारे आपके पैसे हैं। बिहार में एज इट इज़ नशाबंदी के बाद रेवेन्यू का जो एक सबसे बड़ा सोर्स है वो सोर्स नहीं है, तो इसलिए बिहार सरकार में रेवेन्यू जनरेशन के अलग अलग मतलब वो है, और वहाँ पे एक एज इट इज़ एक कैश क्रंच है। तो आप बिजली सबको पहुँचाइए, सुचारू पहुँचाइए, वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी हैं। लेकिन ये इलेक्शन के टाइम में इस तरह की राजनीतिक मजबूरी बनती जा रही है, प्रदेश के बाद एक प्रदेश के बाद दूसरा प्रदेश, दूसरे के बाद तीसरा प्रदेश, जो मतलब तमाम तरह के आपके, ये कोई बहुत बड़ा वेलफेयर स्कीम मैं नहीं मानता है इसको कि 125 यूनिट आपने फ्री कर दिया, 250 कर दिया और वो फ्री कर दिया। उसकी दूसरा पहलू जो है कि वो सबको पहुँचे, अच्छे से पहुँचे और सुचारू पहुँचे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये राजनीतिक मजबूरी जो है वो समझ में ठीक है, इस पे आएंगे बाद में। शादाब जी, संजय सर ने कहा कि मर्डर्स को अलग अलग उसके हिसाब से देखने का है, नज़रिए की बात उन्होंने की। उन्होंने कहा ये चूँकि आपराधिक इनका इतिहास रहा है, इस मर्डर को एक आम आदमी के मर्डर से अलग करके देखने की ज़रूरत, आपको लगता है कि ये है?
नहीं देखिए, मुझे लगता है कि जैसे ये जो मर्डर था, इसको आप अलग अलग चश्मे क्या आपराधिक रिकॉर्ड वाले का जो मर्डर है वो लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल नहीं खड़ा करेगा? नहीं देखिए, इसको आप अलग अलग चश्मे से नहीं देख सकते हैं। जैसे अशोक खेमका का इन्होंने जिक्र किया, या पिछले गोपाल खेमका का जिक्र किया, या पिछले कुछ दिनों में जो आपराधिक घटनाएं बिहार में हुई हैं, तो आप इसको एक उसी कड़ी में ले सकते हैं। देखिए, मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ हुआ जब मैंने वो सीसीटीवी देखा कि वो चारों जो अपराधी हैं वो कॉरिडोर में आते हैं और वो अंदर से जो है अपने पैंट से और वो निकालते हैं जो हथियार है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब उनकी हॉस्पिटल में जो एंट्री हुई, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएं और ये तो बड़ा नामी गिरामी हॉस्पिटल है, तो क्या उनकी अपनी सुरक्षा नहीं थी क्या? क्योंकि आमतौर पे ये होता है कि आपको चेक करने के बाद ही भेजा जाता है। दूसरी बात ये है कि वो उन्होंने जिस तरीके से आईसीयू में जाके गोली मारी, तो आईसीयू में भी जाने का एक समय होता है, उसमें पारिवारिक सदस्य ही जा सकते हैं, हर आदमी जा नहीं सकता है। अब मतलब इसमें ढेर सारे सवाल हैं जो कि आप ऐसा नहीं है कि हम किसी भी हॉस्पिटल में जाएं और किसी आईसीयू में हम घुस जाएं और किसी से भी मिलने चले जाएं, या लोग अपने परिवार के लोगों से आईसीयू में एक टाइमिंग से ही मिल पाते हैं और उसमें भी उसकी एक जांच होती है और कोई एक प्रक्रिया होती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या उस अस्पताल में उस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया? तो मुझे लगता है कि इसमें अस्पताल प्रशासन की एक बहुत बड़ी खामी है। क्योंकि मुझे देखिए बहुत फैक्ट नहीं पता कि उन्होंने वो चकमा देकर अंदर घुसे या उनकी कोई फ्रेंडली एंट्री वो हुई। डिटेल्स आना बाकी है। वही मैं कह रहा हूँ। मैं ऐड करता हूँ और फिर कहिएगा, चूंकि पारस के आईसीयू की बात हो रही, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। हमारे फादर वहाँ काफ़ी समय रहे। वहाँ भाई साहब फ़ोन सर्च होता है, फिजिकल सर्च फ़ोन के लिए, क्योंकि वहाँ एक घटना इस तरह की हो गई थी जिसके कारण अस्पताल की बहुत बदनामी हुई थी। एक वीडियो रिकॉर्ड हो गया था, मैं उस डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ फ़ोन सर्च होता है। फ़ोन के लिए आपका मतलब प्रैक्टिकली फिजिकल फ्रिस्किंग हो जाती है और मतलब वो जो समय सीमा निर्धारित है वो तो है ही, उसके अलावा मतलब आपको अंदर जाने के लिए आईसीयू में 50 तरह की अलग मशक्क़त है। तो वही जो जिसका जिक्र अभी संजय जी ने किया, तो मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए इसमें देखिए पुलिस प्रशासन से ज़्यादा हॉस्पिटल प्रशासन की जिम्मेदारी है। देखिए ऐसा नहीं है कि कोई पुलिस अधिकारी हर अस्पताल में क्या हर कमरे के बाहर क्या पुलिस तैनात रहेगी? क्या उनको पहले से जानकारी रहेगी क्या कि कौन किसका जाके मर्डर करने वाला है? तो देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट पहलू है। मुझे लगता है कि पुलिस की जांच में वो सामने आएगा। दूसरी बात देखिए, एक पुलिस ऑफिसर का एक जो बयान आया है, मुझे लगता है कि उस पर भी थोड़ी चर्चा होनी चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ये जो 3 महीनों का उन्होंने जिक्र किया कि इस मौसम में जो किसान हैं वो खाली होते हैं तो क्राइम बढ़ जाता है, उसका ये जो है मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने उस बात को तो नकार दिया है। नहीं, मतलब सरकार की तरफ से नकारा गया, ये अच्छी बात है। लेकिन आपको पुलिस का अगर डीजीपी ये बात कर रहा हो, आपको नहीं डीजीपी बोला है, नहीं एडीजी ने बोला। अरे भाई बाबा के इंटरव्यू में डीजी बोला है, आपने उसको नहीं सुना? डीजीपी ने भी बोला है, एडीजी तो नॉर्मल बोला है एनआई एजेंसी को। बाबा के साथ इंटरव्यू में डीजीपी ने भी ये बात कहा है। ये सब रट्टा मार के आए हैं, कहीं रिसर्च होगा कोई कि मई जून जुलाई में ज़्यादा खाली होते हैं, किसी ने दे दिया होगा। नहीं, वो एक आंकड़ों का जिक्र कर रहे थे। देखिए ये आंकड़े, हाँ वो आंकड़ों का जिक्र कर रहे थे, लेकिन ये जो मानसिकता है, आप कोई पुलिस ऑफिसर इतना बड़ा अधिकारी ये बोले कि भाई इन महीनों में बढ़ जाता है, बाद में किसान बिजी हो जाते हैं, बरसात हो जाती है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत गैर जिम्मेदार, किसान खाली होगा तो मर्डर करेगा, बाकी टाइम में गैर जिम्मेदार बात है और इस तरह के बयान से बचना चाहिए। देखिए ये, और इससे क्या होता है, अपराधियों का मनोबल बढ़ता है और आम जनता में अविश्वास पैदा होता है। देखिए पुलिस का काम है, सरकार का काम है कि लोगों में विश्वास पैदा करे, और मुझे लगता है कि इस घटना ने लोगों का विश्वास कानून व्यवस्था से हिलाया है कि क्या अस्पताल के अंदर चाहे वो अपराधी हो या आम आदमी हो, क्या वो सुरक्षित नहीं है? ये एक बड़ा सवाल इसमें जो है मुझे लगता है खड़ा हुआ है, जिसका जवाब वहाँ के प्रशासन को और अस्पताल प्रशासन को दोनों को देना चाहिए। ठीक है मुचित सर, अगर ये मर्डर नहीं होते तो आज क्या बात हो रही थी बिहार को लेकर के? 125 यूनिट पे पूरी चर्चा हो रही होती। बिहार सरकार के लिए और अच्छा होता कि चलो मीडिया में इस चर्चा के बहाने उनकी बात लोगों तक पहुंच रही है, लेकिन ये मर्डर हुआ, ये भी, और एक घटना आई है भी रोहतास में, जेडीयू नेता के पिता की हत्या भी हुई है। रोहतास नहीं, खगड़िया में। अच्छा, शायद मैंने रोहतास पढ़ा, मैंने तो खगड़िया में अभी ठीक है। तुरंत, तो जेडीयू नेता के पिता का मर्डर हुआ, तो क्या सरकार गंभीर नहीं है कि चुनाव से पहले इस तरह की बढ़ती घटनाओं से उनकी जो दूसरी कल्याणकारी योजना है उस पर बट्टा पड़ रहा है? नहीं, ये घटना कोई आज अचानक नहीं है कि 20 या 25 पूरे जुलाई में मर्डर हुआ है। अगर आप बिहार में अमूमन निकालेंगे तो कमोबेश इस तरह का हर महीने में आता है। ये दूसरी बात है कि अचानक चुनाव हुआ और हम लोगों को लगता है कि कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ख़राब है। वो व्यवस्था अगर आज खराब है तो पहले भी खराब ही थी। ये चीज़ें वहाँ पर जिस तरह से एक इतने बड़े अस्पताल में घुस के मारना, नहीं, इसलिए वो एक उसकी जो ग्रेविटी है वो ज़्यादा, आप वो होना ही था।
जो आदमी बंदूक के साथ जीता है वो बंदूक के साथ ही मरता है। इस व्यक्ति का इतिहास जो है उसमें तो ये उसके साथ ही गैंगवार में होना था, शेरू गैंग की बात थी। उसके साथ मिलकर के इसने पिछले 15 साल में 10 से ज़्यादा मर्डर किया है, पुलिस वालों तक को मारा है। हमें नहीं कह रहे हैं कि इस आधार पर किसी को घुस करके अस्पताल के अंदर इसको मार देना चाहिए, लेकिन जो बात उठ रही थी कि अस्पताल प्रशासन की भी गड़बड़ी है। देखिए, इसमें सभी लोग एक साथ दोषी हैं। पुलिस दोषी है क्योंकि पुलिस के हाथ में कुछ नहीं है और वो इस तरह का अनर्गल प्रलाप कर रही है कि मई जून जुलाई में किसान खाली होते हैं। तो क्या मारने वाले किसान थे? जो पांचों आए थे वो क्या किसान थे? वो कौन सी खेती कर रहे थे? वो बंदूक की खेती कर रहे हैं और जो दिख रहा है, और उसके लिए उनके पास सालों भर समय होता है। मई जून जुलाई का मतलब नहीं है। दूसरी बात कि इन अफसरों को इतने नासमझ या कम अकल हैं कि इनको ये नहीं पता है कि जून में किसानों का काम शुरू हो जाता है। बुआई का सीजन चल रहा है बिहार में जून में बीज पड़ते हैं धान के, और जून के आखिर और जून के आखिर से ही रोपनी का काम शुरू हो जाता है, क्योंकि खरीफ फसल धान की ये हो जाती है। ये अहंकार में डूबे मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं, जिसका कहीं कोई सर्वे आया होगा। हर सर्वे हर जगह लागू नहीं होता है, और अगर सर्वे लागू और इसीलिए इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। ये साफ लग रहा है कि इनसे अपनी नाकामी छुपाई नहीं जा रही, मैंने कोई इनके पास डिफेंस नहीं है। दूसरी बात, अस्पताल का जो अभी तक खबर आ रही है, मुझे नहीं मालूम कितनी सही, कि वो सर्विस रूट से गए हैं। जो संजय जी बात कर रहे थे, सही कह रहे थे कि अस्पताल में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम है। तो जिस तरह से आम आदमी जाता है, कोई भी सभ्य आदमी हम आप ये जाएंगे, वो उस तरह से नहीं गए, वो सर्विस रूट से गए। तो कोई नहीं, सर्विस रूट से भी गए हैं सर। तो कहने का मतलब है कहीं तो अस्पताल प्रशासन, तो वही तो बोल रहा हूँ। आप तो मेरी ही बात को बढ़ा रहे हैं। मैं तो वही कह रहा हूँ कि सर्विस रूट का मतलब हुआ कि कोई गार्ड हो, कोई वहाँ का आदमी हो, कोई न कोई मिला होगा जिसने उनके लिए रास्ता क्लियर कर दिया। और उन अपराधियों को सब कुछ पता था कि क्या होने वाला है, कब होने वाला है, क्योंकि वो पाइल्स के सर्जरी के लिए आया था और उसको कल ही उसको बेउर जेल वापस जाना था। तो उनको ये क्लियर था कि जो करना है आज कर दो, आज नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता। तीसरी आते हैं वहाँ के राजनेताओं पर। बिजली वाली बात सही है, ठीक है। चुनाव के समय में कुछ ज़्यादा बातें की जाती हैं, करनी भी चाहिए, क्योंकि जब चुनाव है तो हर कोई अपने को जीतना चाहता है। नीतीश कुमार भी चाह रहे हैं, इसलिए उन्होंने एक ट्वीट करके बता दिया कि भाई अब आप लोगों को बिजली मिलेगी। लेकिन मंत्रियों के बयान उस बिजली की खुशखबरी पर से ज़्यादा झटका पैदा करते हैं, वो ज़्यादा करंट दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? अभी कुछ देर पहले जीतन राम मांझी ने कहा कि वो भी तो क्रिमिनल था। ये बात सही है कि वो क्रिमिनल था, लेकिन जो हमारे यहाँ जुडिशियरी सिस्टम है, चाहे हमारे यहाँ जो कुछ भी संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें यह है कि हर व्यक्ति को कानून के हिसाब से चलना है। तो कानून के हिसाब से तो ये नहीं है कि कोई जाके मार देगा। वो अपराधी था, ये बात सही है। वो सजा याफ्ता अपराधी था, उसके दोष साबित हो गए थे। बावजूद इसके उसको अगर मरना भी हो तो अदालत तय करेगी कि उसे फांसी की सजा होगी या क्या होगा। ये नहीं है कि कोई जाकर के कहीं कोई मार देगा। कभी कभी ये भी सवाल उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सब इसलिए हो रहा हो कि उसको निपटाना ही हो। क्योंकि जब एक चीज़ देखा गया है कि जब भी कोई प्रशासनिक व्यवस्था किसी व्यक्ति को निपटाना चाहती है तो निपटा देती है, अगर नहीं निपटाना चाहती है तो वो नहीं निपटता है। वीरप्पन को ढूंढने में 20 साल लगे, किसी को नहीं मिला। वो अचानक एक दिन पता चला कि वो मारा गया। तो प्रशासन के पास बहुत शक्ति होती है। बस एक लाइन आखिर में, दूसरा ललन सिंह का भी एक बयान के बारे में भी आया कि उन्होंने भी ये कहा है कि हम किसी को मार दें, कोई हमको मार दे, क्राइम नहीं होता। ये क्राइम होता है, अगर ये बयान सही है तो ये क्राइम होता है, और ऐसी स्थिति न बने इसीलिए राज्य व्यवस्था होती है। सुमित सर जी, जो इस मर्डर को जो हुआ है पटना जैसे शहर में, इतने बड़े निजी अस्पताल में लोग घुस के 5 लोग मार देते हैं फिर चले जाते हैं, उसको इस तरह से डाउन प्ले करने की कोशिश हो रही है कि वो अपराधी था, जो विजित सर ने उसको विस्तार से बताया।
आपकी क्या टिप्पणी है इसको लेकर? देखिए अपराध किसी के भी खिलाफ वो अपराधी है, चाहे वो अपराध ही क्यों ना हो। अगर वो अपराधी इतना ही ख़राब था तो कोर्ट को उसको टांग देना चाहिए था, फांसी दे देता तब तक। पर जब तक उसको फांसी नहीं मिली और उसका मामला चल रहा है तो बेनिफिट ऑफ डाउट तो कोर्ट अपना ही कानून देता है उसको। तो जैसे मैंने कल भी कहा कि अपने देश की खूबसूरती अपने कानून की आखिरी वक्त तक आपके पास, जब तक फांसी ना हो जाए तब तक मौके हैं, बशर्ते आपके पास वकील ऐसा हो, आपके पास ताकत ऐसी हो कि आप मुकदमे लड़ सकें। तो ये इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता जो कुछ पारस अस्पताल में देखा आज। अभी जब हम और आप बात कर रहे हैं, मैं ट्विटर पे गया, मैं तब से फ़ोन पे इसीलिए देख रहा था। ट्विटर के जो 20 ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं उसमें से 8 या 9 बिहार से जुड़े हुए हैं आज। कहीं पारस अस्पताल ट्रेंड कर रहा है, कहीं चंदन मिश्रा कर रहा है, कहीं कानून व्यवस्था कर रहा है, कहीं बिजली कर रही है, कहीं नीतीश कुमार कर रहे हैं। मतलब मैं बता रहा हूँ कि बिहार कितने पब्लिक का इंटरेस्ट है, क्यों बिहार पब्लिक देखना चाहती है, क्यों हम ये शो में आज कर रहे हैं। दूसरी कुंदन कृष्णन ट्रेंड कर रहे हैं, जो अभी आप लोग बात कर रहे थे जिन एडीजी साहब के बारे में, जिन्होंने कहा कि किसान जो है खाली होते हैं। मतलब नहीं, उन्होंने साफ साफ कहा किसान हत्यारे हैं। उन्होंने साफ साफ कहा, एक पुलिस अधिकारी, इतना वरिष्ठ अधिकारी कह रहा है कि किसान जो है वो खाली समय पे हत्या करता है। इसको मैं ऐसे क्यों ना इंटरप्रेट करूं? उन्होंने जिस तरह का कैजुअल रिमार्क दिला, तो इतना बड़ा मैं जानता हूं उनको अच्छे से, इतना सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं, इतने अच्छी अच्छी जगह पे रह चुके हैं। क्यों वो कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा, पर बहुत ही हल्का, बहुत ही छिछला, बहुत ही ख़राब बयान था। और ये ऐसा बयान था जो कि रूलिंग साइड के लिए बड़ा भारी पड़ जाएगा चुनाव में। जिस तरीके से उसको मुद्दा बनाया था तेजस्वी ने, बना दिया, बोलना शुरू कर दिया तेजस्वी वगैरह ने, तो ये रूलिंग साइड के लिए बड़ी मतलब थूथू वाली बात है। अब पारस अस्पताल में जो हुआ वो मतलब मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई खाली सा 5 स्टार होटल है जिसमें सबका आना जाना मना है और पूरा कॉरिडोर खाली दिख रहा है। आदमी आता है, 5 आदमी आते हैं, 5 के हाथ में कट्टे हैं, वो पीछे विजुअल चल रहा है। दादा दिखा दो पीछे विजुअल, वो पीछे टीवी पे चल रहा है। अगर आप जूम इन करोगे तो अपने खबर भी यही चल रही है, देखो। नहीं हो पाएगा? अच्छा चलो ठीक है, जितनी आपकी मर्जी। तो वहाँ 5 आदमी आते, कट्टे लगे, गोली मार देते हैं और सबके हाथ में बंदूकें हैं। और जैसा कि संजय जी बता रहे, संजय जी आपको जो पारस का अनुभव है वो किसी भी प्राइवेट अस्पताल का अनुभव है। आप दिल्ली में भी किसी भी अस्पताल में नॉन विजिटिंग आवर्स में जा ही नहीं पाते हैं, इतनी बदतमीजियाँ होती हैं। आपको गिल्ट होने लगता है कि यार मैं अपने किसी को देखने आया हूँ और मैं 10 मिनट मिल भी नहीं सकता हूँ। बात निर्धारित होती है कि एक जाएंगे, 2 जाएंगे, हर जगह देखो वो डेकोरम जरूरी भी है। इन्फेक्शन नहीं, मुझे लगता है वो ठीक है, पर वो इन्फेक्शन का डर रहता है बहुत मैं उसकी ज्यादा। आलोचना नहीं कर रहा, पर मैं कह रहा हूँ कि बहुत हार्ड नियम कायदे हैं, फिर ऐसे आदमी चला जा रहा है। तो भाई कानून व्यवस्था को लेके जो सवाल खड़े हो रहे हैं इतने दिनों से, वो तो सवाल तो खड़े इस घटना की वजह से और बढ़ जाते हैं। पर एक आंकड़े आज अपनी स्क्रीन पे चल रहे हैं, देखिए वो आंकड़े भी सामने आ गए कि बिहार में पिछले साल की जनवरी से मई का आंकड़ा देखें और इस साल से जनवरी का मई का आंकड़ा देखें तो क्राइम कम हुआ है, रेप कम हुए हैं, मर्डर कम हुए हैं, वारदातें कम हुई हैं। यह आंकड़ा बिहार सरकार की तरफ से दिया गया है। लेकिन बहुत कम नहीं सर, ये भी बता दें। नहीं पर कम हुए, मामूली हाँ ठीक है, पर कम हुए हैं। देखिए ये DGP तब साहब ने इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कम हुए हैं क्योंकि चुनावी साल है, तो ये माना जाता है कि चुनावी साल में ऐसी घटनाएं बढ़ जाती हैं, तो बड़ी नहीं है। तो बिहार पुलिस की तरफ से ये आंकड़ा जारी करके कहा गया है कि भाई क्राइम बढ़ा नहीं है। तो जो आप ये कह रहे हैं कि क्राइम बढ़ गया है, क्राइम की वजह से बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए, तो कम से कम बिहार की पुलिस इन बातों को जो विपक्ष कह रहा है या जो मीडिया कह रहा है उसको मानने को तैयार नहीं है। अब दूसरा मुद्दा आपने उठाया बिजली का, उस पर मुझे थोड़ी लंबी बात करनी है। क्या मेरे पास मौका है कि मैं रुक जाऊँ? ठीक है, आपका सेकंड आप जो शुरू हो second round गया, है, वो उसके पास शुरू हो स्पीकर गया। आप ही हैं, चलिए। तो नीतीश कुमार का ये स्टाइल नहीं है। नीतीश कुमार फ्रीबीज के सख्त विरोधी रहे हैं। नीतीश कुमार ने सोशल रिफॉर्म्स लेके आए हैं। नीतीश कुमार 2005 से मुख्यमंत्री हैं बिहार में। मुझे नहीं याद पड़ता एक बार भी उन्होंने किसी भी चीज़ की फ्री करने की घोषणा की हो। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट करिएगा, आप मुझे बता दीजिए। नीतीश कुमार ने क्रांतिकारी कदम उठाए। अपने खजाने में जिस राज्य में इन्वेस्टमेंट नहीं आता है, जिस राज्य में कॉरपोरेट सेक्टर नहीं आता है, जिस राज्य में गुंडागर्दी रही, जिस राज्य में इतना मिनरल रिच होने के बावजूद भी जो पिछड़ा माना गया, उस राज्य में उन्होंने जो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ अर्निंग था सरकार का, शराब, वो बंद कर दी। आज से नहीं बंद कर दी, कम से कम 8, 9, 10 साल से बंद है शराब। 9 साल हो गया, बंद है। 2016 से। तो उसके बावजूद तो चुनाव लड़ रहे हैं। 16 के बाद से लेकर 25 तक चुनाव हुए, वो एग्जिस्टेंट कर रहे हैं, उनकी पार्टी एग्जिस्ट कर रही है और वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। वो कैसे बने उसका अलग डिबेट है, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने खजाने में सबसे अधिक जो पैसा आता था उसको छोड़ के उन्होंने सोशल रिफॉर्म के लिए, क्योंकि महिलाओं को वहाँ पे इस बात की बहुत आपत्ति थी, बहुत परेशानी थी कि पुरुष शराब पी के गुंडागर्दी करता है, मारता है। महिलाओं को तो थी क्राइम के ग्राफ में भी बिहार ऊपर था
कि गुंडागर्दी और शराब की वजह से बहुत बढ़ गई है। तो एक बहुत बड़ा कदम था, बहुत मतलब इसको आप कहना चाहिए कि आप अपनी एक जेब पूरी खाली करते हो और फिर आप कहें कि नहीं मैं इस लड़ाई को लड़ना चाहता हूँ। तो मैं नीतीश कुमार को उनमें से देखता हूँ। नीतीश कुमार ने सोशल रिफॉर्म के नाम पर महिलाओं को अधिकार दे दिया, पंचायतों में आरक्षण दे दिया जो कोई राज्य नहीं कर पा रहा था। ये बहुत बड़ा काम था। पुरुष वर्चस्व वाले राज्य में महिलाओं को आगे लाना नीतीश कुमार ने किया। नीतीश कुमार ने सस्ती लोकप्रियता वाले, और वो उनकी तो बाइट आज चल रही है सोशल मीडिया पे, जहाँ वो फ्री की बात आलोचना कर रहे हैं कि मैं फ्री का चीज़ नहीं दूंगा। उन्होंने जो आज ट्वीट भी किया, जो उनका पोस्ट है, ट्वीट है या फेसबुक पोस्ट है, उसमें भी देखिए उनका गिल्ट नजर आ रहा है कि हमने हालांकि मुफ्त करने की बात नहीं की थी, लेकिन मैं 125 यूनिट दे रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कल प्रधानमंत्री का दौरा है, कल प्रधानमंत्री बिहार के दौरे पे जा रहे हैं। ये चुनाव इस बार बीजेपी की अगुवाई में एक तरीके से लड़ा जा रहा है। बीजेपी ने फ्री की चीज़ों का एक्सपेरिमेंट किया, सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किया। मध्य प्रदेश उसका एग्जाम्पल है, दिल्ली उसका एग्जाम्पल है, महाराष्ट्र उसका एग्जाम्पल है, और इसमें बीजेपी को फेवरेबल रिजल्ट मिला। नीतीश कुमार के ऊपर बीते इस टेन्योर के, खासकर बीते 1.5-2 साल में उनके कामकाज पर, उनके शासन करने के तरीके पर, गवर्नेंस पर बहुत से सवाल खड़े हुए, उनके स्वास्थ्य की वजह से। तो बीजेपी को लग रहा है कि ऐसा ना हो कि चीज़ें हाथ से निकल, ये मेरा मानना है, मेरा एनालिसिस है, इसका कोई किसी संपर्क नहीं है। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि ऐसी चीज़ अनाउंसमेंट की जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कह दिया हम फ्री करेंगे, तेजस्वी कह रहे हैं हम फ्री करेंगे, तो ऐसा ना हो कि उस फ्री की रेस में हम पीछे छूट जाएं। और मैं संजय जी की बात से 100% सहमत हूँ। अमूमन हम लोग नहीं होते हैं, लड़ते रहते हैं, पर इस बात पे सहमत हूँ कि फ्री बीज कोई भी देश का, किसी भी राज्य का, किसी भी जगह का विकास नहीं कर सकती हैं, उल्टा बोझ ही आप पे बढ़ाती हैं। फ्री देने की बात कर दी, रेवेन्यू कहाँ से आएगा, राजस्व कैसे आएगा, ये तो नई सरकार आएगी उसका बोझ होगा। सब जगह देखिए ना, हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ, फ्री बीज के अनाउंसमेंट का सुक्खू सा परेशान घूम रहे हैं। कर्नाटक में फ्री बीज का अनाउंसमेंट का सिद्धारमैया ने परेशान घूम रहे हैं। महाराष्ट्र में अजीत पवार ने अनाउंसमेंट किया, डिप्टी सीएम बने हुए हैं, नहीं दे पा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें, फ्री बीज का अनाउंस करके चुनाव जीता तो जा सकता है, पर सस्टेन कैसे करेंगे। चलिए बहस को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। संजय सर, विपक्ष जो मुद्दा बना रहे लॉ एंड ऑर्डर को, आपको लग रहा है लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे वोट पड़ेगा बिहार में, या ठीक है मीडिया हेडलाइंस या नेताओं के बयान में है, जनता उसको बहुत वोट देने के टाइम पे उसको बहुत तरजीह नहीं देगी? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे मतलब इलेक्शन इन्फ्लुएंस नहीं होगा, ये मेरा मानना है। वो मानना इसलिए है क्योंकि आपके सामने ऑल्टरनेट जो है, मेन ऑल्टरनेट, एक थर्ड फोर्स भी इमर्ज कर रहा है प्रशांत किशोर के नाम पे, लेकिन मेन ऑल्टरनेट जो है वो उस कुनबे से आपको इसके बारे में बेहतर होगा ये भरोसा नहीं है। तेजस्वी यादव या आरजेडी का जो टोटल रैंक एंड फाइल है, या उनके साथ के बाकी लोग जो हैं, उससे ये भरोसा नहीं है कि ये आएंगे तो कोई सुधार हो जाएगा। ये एक चिंता का विषय मतलब नीतीश जी के राजकाज में हो रहा है ऐसा। एक दूसरी चीज़ मैं कहता हूँ कि मान लीजिए उसको लोग शायद ये कह करके माफ़ कर दें कि अगर बीजेपी उस तरह से या जेडीयू उस तरह से कहती है, या प्रत्यक्ष रूप से नहीं कह सकती, जो विस्पर वाला कैंपेन चलता है कि नीतीश जी का स्वास्थ्य का ये था, लेकिन परिवार के बुजुर्ग को देखिए हमने इतने इज्जत से वो रखा है कि उनको इज्जत से हम विदाई देना चाहते हैं। तो ये संभवतः एक फैक्टर होगा। अंत में जाकर के जो सुमित कह रहे थे कि देखिए आज जो 125 यूनिट का है, तो स्वाभाविक तौर पे ये चर्चा में आएगा। बहुत सारी चीज़ें जो आप मन से कहते हैं, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नुक्कड़ चौराहे यहाँ वहाँ तमाम तरह की कहानियाँ चलती हैं, जो कहानियाँ हम आप वो नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने जिनका जिक्र किया, हो सकता है कि जीतन राम मांझी बोल गए, कोई और बोल गया, लेकिन अगर आम लोगों के बीच में जाएंगे तो कहानी यही होगी। उन्होंने जो एक बहुत पुरानी कहावत का जिक्र किया कि दोज हु लिव बाय द गन डाई बाय द गन, जो बंदूक के सहारे जीते वो बंदूक के सहारे ही फिर उनकी जान जाती है। तो इस तरह की चर्चा हो जाती है। मतलब बाकी एक अलग सिनेरियो है। बिहार में अलग तरह के जो इश्यूज़ हैं, उन इश्यूज़ पे ज़्यादा वो चुनाव अगर आएगा तो मुझे लगता है कि बाकी तो कास्ट वास्ट की बात बहुत हो जाती है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि अंत में जो एक विज़न बिहार का 2025 के बाद का एक जो विज़न है, वो विज़न प्रस्तुत करने में या ये सरकार अपना क्रेडिबल ट्रैक रिकॉर्ड बता करके फिर आगे ले जाने में होती है। नीतीश जी का इस बार जो है मतलब काफ़ी कुछ बीजेपी को लेकर के चलना होगा। उनका जो भी है, ये बीजेपी का
के लिए ज़्यादा बड़ा इशू है, जेडीयू के लिए जो है वो तो है ही। परोक्ष के सामने तेजस्वी यादव किस तरह से इसको प्रस्तुत कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को वो बना रहे हैं इशू, ठीक है, कई चीज़ें आएंगी उनके पाले में, टॉकिंग पॉइंट बड़ा बनेगा, लेकिन इन्फ्लुएंस मेरे ख्याल में ये इलेक्शन को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। एक चीज मुझे भी यही सवाल जो संजय सर ने किया है कि अगर ये मुद्दा बनेगा भी तो कम से कम आरजेडी को उसका फायदा नहीं मिलेगा, ये बात संजय सर सवाल उठा रहे हैं। आपकी क्या राय है इसको लेकर? देखिए आरजेडी, ये जो संजय जी का एक विश्लेषण है कि आरजेडी को फ़ायदा नहीं मिलेगा, देखिए इनका ये कहना सही है कि वहाँ तमाम मुद्दे और हैं, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर है वो एक फ़िलहाल तो एक मुद्दा है। आने वाले 2-3 महीनों में क्या होगा ये पता नहीं। अभी मैं तेजस्वी यादव का बयान भी सुन रहा था और उसको वो बड़े एग्रेसिव तरीके से वो नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहे थे। देखिए जब बिहार की चर्चा होती है तो एक जंगल राज का जिक्र आता है कि एक जंगल राज था और जंगल राज जो है नीतीश कुमार ने ख़त्म कर दिया। अच्छा, जंगल राज किसको बोलते हैं? लालू यादव के शासन को। अच्छा, ये वर्ड भी आया था, हाई कोर्ट ने इसको बोला कि ये एक मामले में कि भाई बिहार में कानून व्यवस्था का शासन नहीं है, जंगल राज है। उसके बाद वो जंगल राज चस्पा हो गया लालू यादव पे, और लालू यादव ने देखिए एक जो सामाजिक क्रांति लाई, या जो बिहार में एक जातियों के अंदर एक जो उन्होंने एक जोश भरा था, उसको उस जंगल राज से ने पूरी तरीके से धोने का काम किया। देखिए ये सही है कि लालू यादव का जो शासन था उसमें जो उनके दोनों साले थे, जो चाहे सुभाष यादव हों या साधु यादव हों, उनका जो इन्फ्लुएंस था, जिस तरीके के कई केसेस आए, जैसे आप चंपा विश्वास का केस ले लें, या एक जो शिल्पी जैन का जो मर्डर हुआ था, तो उसने काफ़ी छवि धूमिल की थी लालू यादव की। मुझे याद आता है कि उनकी एक बेटी की जब शादी थी तो जो शोरूम से गाड़ियाँ निकाली गई थी, तो उसने भी काफ़ी लालू यादव की छवि ख़राब की थी। कई मर्डर हुए, हत्याएं हुई, तो वो जो जंगल राज चस्पा हुआ, और वो नीतीश अभी तक उसका जवाब, जब तेजस्वी की आलोचना होती है, तेजस्वी यादव की, तो सबसे ज़्यादा आलोचना क्या होती है कि वो जंगल राज वापस आ जाएगा। यही तो बोलते हैं ना उनके, भाई वो तो तेजस्वी यादव तो यंग है, उनके साथ कोई ऐसा बैगेज तो है नहीं, या कोई ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने बहुत शासन किया हो, बहुत फैसले लिए हों, बहुत लोगों ने तेजस्वी यादव के कामकाज को नज़दीक से देखा हो। उनको दो ही बात कहते हैं, एक तो कि वो एक पढ़ाई नहीं कर पाए, एक वो कहते हैं कि जी ये फेल हैं, वो फेल हैं, दूसरी बात कहते हैं कि जंगल राज आ जाएगा। तो सवाल ये है कि भाई आप जब जंगल राज कहते हैं लालू यादव के शासन को, जो कि कोर्ट ने कहा था, कोर्ट के बाद वो चस्पा हुआ लालू यादव पे, तो सवाल ये है कि भाई जंगल राज था तो अभी कौन सा राज है? भाई वही सवाल तो तेजस्वी पूछ रहे हैं। तो सवाल ये है कि देखिए इसमें थोड़ा फेयर एनालिसिस भी करना होगा कि भाई आप जिसके शासन को बता रहे हैं, आप अपने शासन का भी हिसाब दीजिए। दूसरी बात देखिए, एक चीज़ और है कि जो लालू यादव के शासन में जिस तरह के अपराध हुए थे, अगर आप डेटा में जाएं तो वो कम हुए हैं। ये तो फैक्ट है कि नीतीश कुमार ने उसको रोका है। उस तरह के जिस तरह से संगठित अपराध थे, उस टाइम व्यापारियों से फिरौती ली जाती थी, किडनैपिंग होती थी, तमाम कहानियाँ प्रचलित थी, जिसमें लोग लालू यादव को भी घसीट लेते थे कि भाई लालू यादव जी ने मध्यस्थता की, ये किया, वो किया, तमाम बातें कही जाती थी। तो कम से कम नीतीश कुमार तो साफ़ सुथरी छवि के हैं, उनके राज में अपराध भी कम हुए हैं, ये भी डेटा बताते हैं। लेकिन जिस तरीके से मुझे लगता है कि ये जो चुनावी टाइम में जो अपराध बढ़े हैं इधर 3-4 महीनों में, और ऐसा लगता है कि जो अपराधियों के मन में कानून का खौफ नहीं है। 2700 मर्डर सालाना हो रहे हैं। हाँ, तो अभी जो पहले 6 महीने में 1376 मर्डर हुए हैं, तो ये क्या कम है? तो वही 229-30 मर्डर हर महीने हो रहे हैं बिहार में। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये जो मर्डर हो रहा है, और जो ऐसा लगता है कि सरकार का जो इकबाल है वो कम हुआ है। देखिए नीतीश कुमार ने बहुत अच्छे काम किए, जैसे सुमित जी ने भी बताया कि उनके कामकाज को गिनाया उन्होंने, मैं कहूँगा तो वो रिपीटिशन हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था के मामले में नीतीश कुमार को और उनकी सरकार को थोड़ा और कम से कम अपराधियों के मन में ये भय जाना चाहिए कि हम कुछ करेंगे तो हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी, मतलब एक्शन लेते हुए पुलिस दिखाई दे, सरकार दिखाई दे। कम से कम आज जो बयान की हम लोगों ने चर्चा की, जो पुलिस के एक बड़े अधिकारी ने जो बयान दिया, वो तो बहुत ही संवेदनहीन बयान है। तो मुझे लगता है कि इससे अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा, घटेगा नहीं। उचित सर क्या? बस छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग रोज़, क्योंकि मैं अपनी सेंटेंस को पिछली बार में कंप्लीट नहीं कर पाया, हम लोग रोज़ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की सेहत नहीं ठीक है, 1.5-2 साल से ढीले दिखाई दे रहे हैं, एक्टिव नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। सरकार तो चल रही है ना, तो उनके आसपास के लोग चला रहे हैं। तो अगर पटना में और बिहार के अलग अलग जगहों पे इतनी ख़राब कानून व्यवस्था है, तो हम पटना के पुलिस अधिकारियों को कटघरे में क्यों नहीं खड़ा करते हैं? अगर नीतीश कुमार साहब की तबीयत ख़राब है और वो एक्टिव नहीं होते हैं, तो जो ब्यूरोक्रेसी है जो चला रही है, उसकी तो जवाबदेही बनेगी ना। बिहार के व्यक्ति की वो सुरक्षित रहे और सुरक्षित महसूस करे, ये जिम्मेदारी तो पुलिस अधिकारियों की है। ये अधिकारी तो ये काम तो वहाँ की, हालांकि होम गृह मंत्रालय भी उन्हीं के पास है,
तो वहाँ की जो पुलिस है वो सीधे तौर पर नीतीश कुमार को रिपोर्ट करती है। तो पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका तो ज़्यादा फर्ज बन जाता है, ज़्यादा दायित्व बन जाता है कि भाई लीडर मेरा अस्वस्थ है तो मैं कम से कम ज़्यादा मुस्तैदी से काम करूं, बजाय इसके कि मैं और हाथ पे हाथ धरे बैठी रहूं। तो केवल नीतीश कुमार पे ब्लेम डाल देना इस वक्त में मुझे लगता है कि ये जल्दबाजी है। वहाँ की ब्यूरोक्रेसी को भी कटघरे में खड़ा करना चाहिए, उनसे भी 4 सवाल पूछे जाने चाहिए कि पारस अस्पताल में ये क्यों हो जाता है, गोपाल खेमका के साथ क्यों हो जाता है, डायन के नाम पे क्यों मार दिया जाता है। तो उनकी जवाबदेही भी उतनी बनती है। उचित सर, ये जो सवाल जो सुमित सर ही कर रहे हैं, ये नीतीश जी का जो सवाल है, ये जो घटनाएं हो रही हैं, नीतीश जी का स्वास्थ्य का मुद्दा है, होम मिनिस्ट्री उनके पास है, तो क्या इस तरह की घटनाओं से ये उनके स्वास्थ्य को लेके मुद्दा या एक जो सुशासन बाबू की छवि है और लॉ एंड ऑर्डर पे तो विशेष उनकी छवि बनी थी, असली जो उनका 2005 से 10 का जो कार्यकाल था वो मुख्यतः तो इसी के लिए याद किया जाता है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने सामान्य किया, नहीं तो पुरानी कहानियां लोग सुनाया करते थे पहले। उस छवि को तो बहुत ज़्यादा डेंट लग रहा है। क्या इससे उनको चुनाव में इसका नुकसान नहीं होगा? चुनाव में नुकसान हो सकता है। संजय जी ने कहा कि लेकिन तेजस्वी यादव की बात है। फिर इन्होंने शादाब जी ने कहा कि तेजस्वी यादव उस समय तो थे नहीं, इनके पास वो बैगेज नहीं है। लेकिन देखिए, बैगेज एक तरह से नहीं चलता है। तेजस्वी यादव क्या हैं? 2 मुख्यमंत्रियों के बेटे होने, और वो भी लालू यादव जैसे जनाधार वाले नेता, और उनकी पार्टी का अगर उन जनाधार वाले नेता का बेटा नहीं होते तो तेजस्वी यादव क्या करते? तेजस्वी यादव को अगर लालू यादव की राजनीतिक पूंजी का लाभ मिल रहा है, जिसके बल पर वो 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे, विपक्ष के नेता हैं, और कल अगर महागठबंधन जीतता है तो सीधे मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उस तेजस्वी यादव के साथ विरोधी दल जो एनडीए है वो हमेशा उठाएगा कि ये वैसी ही स्थिति पैदा करेंगे। ये तो एक बात हो गई। लेकिन ये तो राजनीतिक विमर्श होगी, जनता क्या सोचेगी अब जनता पर छोड़ दें, क्योंकि देखिए ये बताना बहुत मुश्किल है। मैं आज भी बिहार में देखता हूँ कि आप कभी, हम सब बिहार से हैं, कि वहाँ पर तेजस्वी यादव कितना भी कहें कि हम कानून व्यवस्था को बेहतर कर दें, हो सकता है कि वो बेहतर करें, उनकी नीयत अच्छी हो। जैसे कि बिहार में सरकारी नौकरियां जो पिछले दिनों मिली जब वो उप मुख्यमंत्री थे, तो उनके समय में ये काम हुआ, ये बात सही है। ये काम नीतीश कुमार का पहले नहीं हुआ, जब इनके साथ थे तभी हुआ। लेकिन ये भी सही है कि उनके आने के बाद कुछ समुदाय बिहार में वो ज़रूरत से ज़्यादा उदंड हो जाते हैं, और उससे एक बड़ा समुदाय अपने को खतरे में पाता है। और उसमें ऐसा नहीं है कि सो कॉल्ड अगड़ी जातियाँ ही हैं, उसमें दलित भी हैं, उसमें ओबीसी के दूसरे तबके के हैं, और उसका खामियाजा अक्सर भुगतना पड़ जाता है आरजेडी को या तेजस्वी यादव को। तो एक तो है कि जो घटना घट रही है, तो और दूसरी है कि इस घटना के बाद क्या होगा। तो इस घटना के बाद जो अगला आएगा वो क्या करेगा, वो उम्मीद नहीं जगा रहा है। मुख्य दिक्कत ये है। नहीं तो ये सरकार नीतीश कुमार की जो अभी क्या 20 साल बाद भी उसी बैगेज को लेके चलना होगा जो आप कह रहे हैं, पुराने जो उनके ऊपर आरोप थे? नहीं, आप सही कह रहे हैं, उस बैगेज तो एक पीढ़ी आ गई। नहीं, बिल्कुल। आप मान लीजिए कि हमको कोई आपने बोझा रख दिया मेरे कंधे पर, और मैं उस कंधे पर बोझा रख करके मैं 10 किलोमीटर चल दिया। उसके बाद आगे हुआ कि यार ये तो बहुत बोझा है, लेकिन हमको बोझा तो ढोना है, बिहार का ये दुर्भाग्य है। तो हमको अगला, अगर मेरे मन में अगर आशंका हो सकता है कि मेरी आशंका गलत हो, लेकिन ये हो कि अगला बोझा 15 किलो का होगा, तो मैं चाहूँगा कि 10 किलो वाला ही बोझा ढो के ले जाऊँ। इसी का फायदा एनडीए सरकार को या नीतीश को मिल रहा है। बस सामान्य लोग, आम आदमी की बातचीत में यही है कि ये आशंका है, वो आशंका निर्मूल है या फिर उसमें के पीछे वास्तविकता है, ये मैं नहीं जानता। क्योंकि ये तो अगला आदमी सत्ता में आएगा, पहले इस्तेमाल करिएगा तब तो विश्वास कीजिएगा। लेकिन इस्तेमाल करने से पहले जब उनकी पिछली पीढ़ियों की तरफ आदमी जब बिहार के लोग झांकते हैं, लोग कहते हैं कि भाई 20 साल में तो पीढ़ी बदल गई। 20 साल में पीढ़ी बदल गई, लेकिन मनुष्य की ज़िंदगी 20 साल की खाली नहीं होती। आदमी अपने बच्चों को भी सिखाता है। तो इसीलिए ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है। आशंकाएं
हमेशा उम्मीद से ज़्यादा आदमी को प्रभावित करती हैं। और ये आशंका कि अभी हम जो है 10 किलो का बोझ ढो रहे हैं और हमको हमारे कंधे पर 15 किलो का बोझ आएगा, तो आदमी ये सोचेगा कि हम 10 किलो ही ढोएं। हम ये नहीं कह रहे हैं 10 किलो का, ये दुर्भाग्य है बिहार का। मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ कि बिहार में विकल्पहीनता की स्थिति है। अब विकल्पहीनता से एक तीसरा नाम उभरता है पीके का, जो कि नई उम्मीद लेके आ रहे हैं। लेकिन पीके की पूरी राजनीति देखिए तो ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि पिछले साल 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी का गठन करते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कानून व्यवस्था को लेकर के ही, किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए ये मर्डर की बात ही खाली नहीं है, कानून व्यवस्था में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ये ज़रूरी है कि वहाँ पर शराबबंदी जैसी स्थिति कानून व्यवस्था को अच्छी बनाती है। पुलिस वाले अगर गलत तरीके से शराब बेच रहे हैं उस पर पीके तो शराबबंदी के विरोधी हैं। वही मैं आ रहा हूँ उसी बात पर कि जब पीके जो आ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि बिहार के दुर्भाग्य की बात, वहीं आ रहे हैं महात्मा गांधी का नाम लेकर और अम्बेडकर का नाम लेकर, और गांधी जयंती पर वो अपनी नई पार्टी का गठन करते हैं और वो कहते हैं कि हम शराबबंदी हटाएंगे। ये एक तरह से कहें तो केजरीवाल जैसा पाखंड दिखता है। तो आप ये बताइए कि बिहार के साथ दुर्भाग्य यही है कि वो पाखंड की पराकाष्ठा पर कागज पे लागू करना और असल में लागू करने में बहुत फर्क होता है। क्या कितने केस हैं बिहार में शराबबंदी को लेके, देखिए ना 93,000 केस तो पिछले साल हुए थे। लेकिन तो अच्छी बात है ना कि केस हुआ है, इसका मतलब है कि गड़बड़ी हो रही है। ज्यादा पैसे में दे के बिकता है, बिकता नहीं है क्या? तो क्यों बिक रहा है भाई? वो अलग व्यवस्था ये है, एक अलग लेकिन अलग तो इसका सिस्टम खड़ा हो मतलब जाता है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि आप शराबबंदी को जायज गलत ठहराएंगे। शराबबंदी तो सही है, वो तो फैसला बहुत शानदार था, उससे महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई, सारी चीज। बस मेरा इतना ही कहना है कि आप 2 चीज़ें खाली करिए। एक चीज़ जान जाइए कि बिहार इस समय एक विकल्पहीनता की स्थिति में जी रहा है। संजय सर, आपकी छोटी सी कोई टिप्पणी आप करना चाह रहे थे? 2 चीज़, एक जो सुमित कह रहे थे, देखिए एक उनकी बात से फिर मैं वही कह रहा हूँ कि कई बार हम लोग ज़्यादातर सहमत होते हैं और बहुत द्वंद्व भी होता है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी की एक खूबी है। डेमोक्रेसी में अच्छे के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो पॉलिटिकल लीडरशिप है, क्योंकि वो जनता के प्रति जवाबदेह है और उसको सारी जवाबदेही, अच्छा हुआ तो उसका, बुरा हुआ तो उसका। इस समय में वो सही में ज़रूरत थी जिस समय में कि ब्यूरोक्रेसी ढंग से खड़ा होता। कई बार उनको लगता है कि आने वाला समय कैसा होगा, तो थोड़ा सा अपने आप को सेफ प्ले करने लगते। एक वो निश्चित रूप से एक ये इशू है। वो कैसे, मतलब इस समय में उनके ऊपर किस तरह का काम होता है वो दूसरी चीज़ है। शराबबंदी पे बहुत बात हो गई, मैं 2-3 लाइनें कह के ख़त्म करूँगा। शराबबंदी जब हुआ था उसके पहले हुआ क्या था कि शराब के दुकानें गांव-गांव में, लगभग गांव-गांव में खुल गई थी, और सिर्फ महिलाएं नहीं, परिवार के जो बुजुर्ग थे या जो नॉन बूजर थे, किसी का बड़ा भाई है, किसी का छोटा भाई है, किसी के और भी लोग हैं, वो लोग भी बहुत परेशान थे कि ये अजीब सा हाल हो गया है। और वहाँ जाकर के नीतीश कुमार ने तब प्रॉमिस किया शराबबंदी होना, मैं एज इट इज़ बहुत अच्छी बात, मतलब मैं शराब नहीं पीता, लेकिन मेरे तमाम मित्र हैं जो शराब पीते हैं, तो मैं उनको जज नहीं करता क्योंकि वो शराब पीते हैं, मैं एकदम जज नहीं करता शराब पीते हैं। बिहार का जो रेवेन्यू लॉस है उसके कारण वो काफ़ी बड़ा है। अगर ये रेगुलेटेड जब हुआ जिस साल वो 4,000 करोड़ का लक्ष्य था उस साल, मैं क्यों ये कह रहा हूँ कि अगर ये रेगुलेटेड होता कि शराब के एक सही नीति बनाई जाती, या जैसे अब बंद हो गया दोबारा खोलना हो तो रेगुलेटेड उस समय शायद हटाना उतना संभव नहीं था। एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का स्रोत है, और वो तमाम लोग जो डिसीजन मेकर्स हैं और तमाम लोग जिनके पास ये मसले रिव्यू के लिए जाते हैं, मतलब किसी को भाई तलब है तो है, अब उसमें तलब कैसे पूरी होती है मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि किस किस कैटेगरी के लोग हैं, लेकिन अगर वो रेगुलेटेड, तो अगर प्रशांत किशोर ने कहा कि शराबबंदी हम ख़त्म करेंगे, को वापस कर लेंगे, तो कोई बहुत गलत बात नहीं कही है। मैं रेवेन्यू के सिर्फ नज़रिए से कह रहा हूँ। और दूसरा हमें लगता है इसके लिए एक अलग हमें टॉपिक किसी दिन रखना पड़ेगा, शराबबंदी अकेले पे डिस्कशन वो रेगुलेटेड हो। आप हाई कोर्ट का एक समय में चीफ जस्टिस का लेमेंट था कि हम क्या करें, हमारे पास जजेस कहाँ से लाएं बाकी केस के लिए, क्योंकि केवल शराबबंदी के बेल के केसेस इतने ज़्यादा हैं पेंडिंग। शुरू में तो कानून बहुत सख्त था ना कि आपके पास शराब के बोतल का ढक्कन भी मिल जाएगा तो आप गए हो, समझे, और आप ही नहीं गए हो, आपका पूरा परिवार गया। तो
मतलब उस सख्ती के बाद हाँ इसके अच्छे परिणाम जरूर आए हैं, वो एक अलग मंथन का विषय है। करेंगे इस बस पर चर्चा एक अलग। नहीं, चर्चा कीजिएगा, लेकिन अगर शराबबंदी के कारण रेवेन्यू का अगर लगता हो किसी भी समाज में कि शराबबंदी एक तरीका है, तो मैं समझता हूँ कि वह समाज आर्थिक तौर पर दिवालिया है, आर्थिक सोच को लेकर दिवालिया है। और दूसरी चीज़ कि अगर ये लगता है कि किसी को तलब लगी और तो क्या करे, तो तलब तो उससे भी बड़ी चीज़ को लगी तो उसको भी खोल देना चाहिए। इसीलिए हमें लगता है कि शराबबंदी बहुत अच्छी चीज़ है। मैं जानता हूं कि मेरे कई मित्र इस बात को लेकर के नहीं खुश होंगे, फिर भी मैं कहूँगा कि वो बहुत अच्छी चीज़ है। और वो नीतीश कुमार का जो अगर हमको कोई 4 शानदार काम नीतीश कुमार किया मैंने कहा जाएगा तो उसमें से एक गिनूंगा उसको। चलिए आज की चर्चा में इतना ही, और इस अलग अलग टॉपिक निकल आए हैं तो शराबबंदी पे एक अलग हम लोग एक दिन कैफ़े करेंगे। कल मिलते हैं किसी दूसरे विषय के साथ, तब तक ले नमस्कार।